नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। आइए बहुत ही बढ़िया और प्यारे तरीके से हम क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी सुपर फास्ट क्वेश्चन रहने वाले हैं। यूपीपीसीएल TG2 हो, चाहे लाइनमैन हो, ऐसे हो, और इलेक्ट्रीशियन से जो भी बंदा है, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के क्वेश्चन है और आज क्वेश्चन आपके रहेंगे अल्टरनेटर के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MCQ क्रैश कोर्स आपका चल रहा है, डेली आपको क्लास मिलती है। अगर ये क्लास आपको इधर उधर घूमने की भी जरूरत नहीं है, प्ले लिस्ट में जाकर चेक करिएगा। प्ले लिस्ट में सुपर फास्ट रिवीजन के नाम से आपको क्लास मिलेगी। ठीक है, सारी क्लासें देख लीजिएगा, बहुत फ़ायदा होने वाला है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसके अंदर। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और प्यारे नोट्स हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर नोट्स आपके पास है तो आपको भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं या पहले कहीं पर करवाए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे बिल्कुल उस तरीके से डाटा तैयार किया है नोट्स के अंदर। ये सारी चीज़ें आपको नोट्स से मिल जाएगी। ठीक है ना, ज़्यादा मतलब इसके अंदर बहुत चीज़ें डाली गई, यानी कचरे को छोड़ के बहुत बढ़िया तरीके। जिसने बना रखे हैं उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है नहीं बनाए, और अच्छे नहीं बनी है मैं मेरे को अच्छे नोट्स चाहिए सर, अच्छे बनाए हुए जो मतलब पढ़ने का दिल करे तो ले सकते हो। बहुत बढ़िया हैंड राइटिंग के अंदर बनाए गए। आज का पहला क्वेश्चन और प्यारा क्वेश्चन, थोड़ी सी देर लगेगी, ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है ही नहीं, देख लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी रहती है भाई, हम धक्के थोड़ी कर सकते हैं आपके साथ। किस प्रकार की धारा अल्टरनेटर में जनित होती है? अल्टरनेटर के द्वारा पैदा हुई धारा अल्टरनेटिव करंट यानी AC पैदा होती है। अल्टरनेटर से कौन सी पैदा होती है? AC। और उसकी जो वेब होती है वो साइनोसॉइडल होती है। किस सिद्धांत पर अल्टरनेटर कार्य करता है? तो फैराडे के चुंबकीय इंडक्शन के नियम पे कार्य करता है। ठीक है, किस प्रकार के करंट की आवश्यकता रोटर को होती है? तो रोटर को किस प्रकार के करंट की आवश्यकता होती है? तो रोटर को DC सप्लाई देनी होती है उत्तेजना पैदा करने के लिए। संपत्ति DC नहीं 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 नहीं, ये पल्सेटिंग नहीं देना चाहिए। ठीक है, मेरे को ऑप्शन सीधा दिखाई दिया DC, तो DC होती है, ए ऑप्शन आएगा। DC सप्लाई उत्तेजना पर पैदा करने के लिए ना, एक्साइटेशन पैदा करने के लिए कौन सी सप्लाई की आवश्यकता होती है? DC। अल्टरनेटर को जो बड़ा आकार हो उसमें फ्लक्स कैसा रखा जाता है? बड़े आकार के अल्टरनेटर में फ्लक्स कैसे रखा जाता है? ठीक है, तो बड़े आकार के अल्टरनेटर में फ्लक्स को कैसा रखा जाता है? तो उसके अंदर फ्लक्स क्या होता है? घूर्णन यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके अंदर, है ना। अल्टरनेटर के रोटर में कितने स्लिप रिंग होते हैं? रोटर में कितने, यानी रोटर से कितने स्लिप रिंग जुड़े होते हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर रहेगा 2 स्लिप रिंग, यानी एक पॉजिटिव DC के लिए, एक नेगेटिव DC के लिए, यानी पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं? 2 वायर होते हैं DC के अंदर, और DC सप्लाई हमें उसे प्राप्त करनी है अल्टरनेटर के रोटर को, तो हम 2 स्लिप रिंग लगा के उसके रोटर को DC सप्लाई देते हैं। ठीक है ना, क्या 200। और पूछ ले आपसे स्लिप रिंग किससे बने होते हैं? तो कहीं कॉपर या फास्फोरस ब्रॉन्ज के बने होते हैं। रोटर को DC सप्लाई देने के लिए जनरेटर क्या कहलाता है? ठीक है ना, तो जनरेटर जो होता है DC सप्लाई रोटर को जो दे रहा है अल्टरनेटर के, उस DC सप्लाई देने वाले को हम एक्साइटर कहते हैं। ठीक है, एक्साइटर कहते हैं, क्या कहते हैं? एक्साइटर या उत्तेजक। और उत्तेजक संट प्रकार का जनरेटर होता है, याद रखना, संट प्रकार का जनरेटर होता है। एक अल्टरनेटर में रोटर का प्रकार होता है। रोटर का कौन सा प्रकार? बेलनाकार प्रकार, सेलिएंट पोल प्रकार, दोनों हो सकते हैं। ठीक है ना, सेलिएंट और बेलनाकार दोनों प्रकार के होते हैं। उच्च गति के लिए हम बेलनाकार का प्रयोग करते हैं, निम्न गति के लिए हम सेलिएंट पोल का प्रयोग करते हैं। किस गति को प्राइम मूवर के प्राय सेलिएंट पोल प्रकार के रोटर का प्रयोग किया जाता है? सेलिएंट पोल के लिए हम क्या करते हैं? उच्च गति के लिए प्रयोग करते हैं। इसका किसका प्रयोग करते हैं? उच्च गति के लिए, सॉरी बेलनाकार का उच्च गति के लिए, और निम्न और मध्य गति के लिए हम क्या करते हैं? निम्न और मध्य गति के लिए सेलिएंट पोल का। तो मैंने पहले ही बताया भी, सेलिएंट कम गति के लिए होता है, और बेलनाकार रोटर जो होता है, सिलेंड्रिकल टाइप जो रोटर होता है, वो ज़्यादा गति के लिए प्रयोग होता है। किस गति के प्राइम मूवर में प्राय बेलनाकार प्रकार का? बेलनाकार क्या है? उच्च गति के लिए। किसके लिए? उच्च गति के लिए, हाई स्पीड के लिए हम प्रयोग करते हैं बेलनाकार का। ठीक है, निम्न में किस बात पर अल्टरनेटर में जनित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति निर्भर करती है? ठीक है ना, यानी जो अल्टरनेटर के द्वारा पैदा की गई EMF है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी है वो किस पे निर्भर करेगी? अल्टरनेटर के ध्रुवों की संख्या पे और अल्टरनेटर की गति पे। तो किस पे निर्भर करती है? अल्टरनेटर की गति पे और दोनों पे निर्भर करती है, आकार पे निर्भर नहीं करती। यानी पोल की संख्या कितनी है और उसकी स्पीड कितनी है, उस पर निर्भर करती है।
1500 आरपीएम पर चल रहा एक अल्टरनेटर 50 हर्ट्ज पर वोल्टेज उत्पन्न करता है, तो अल्टरनेटर के ध्रुवों की संख्या कितनी होगी, यानी पोल की संख्या पूछिए। ठीक है, क्या पूछिए, पोल की संख्या पूछिए। तो हमें पता होता है एन बराबर क्या होता है 120 एफ बटे पी। ठीक है ना, तो 50 हर्ट्ज है संख्या, पोल पूछे हैं तो आप क्या करोगे 120 गुणा में 50, ठीक है ना, और बटे में क्या कर दोगे 1500। ठीक है, तो 0 0 0 0 कैंसिल, 5 3 15, 3 चौक है 12, तो कितने ध्रुव हो जाएंगे, 4 ध्रुव हो जाएंगे। और ये चीज़ें आपको आती है उम्मीद करता हूँ, और नहीं आती तो फिर रिवीजन करिए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन लगाने का तभी फ़ायदा है जब आप रिवीजन करते हो। व्यू का मैटर नहीं है, मिसगाइड नहीं करेंगे आपको। ठीक है ना, 1% भी नहीं करेंगे, मैटर है सिलेक्शन का। हमें चाहिए सिलेक्शन, जितने ज़्यादा सिलेक्शन उतना ही अपना बढ़िया रिस्पांस माना जाएगा। व्यू लाख आ जाए, सिलेक्शन 2 ही ना हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, व्यू आए चाहे 1000, कोई मैटर नहीं, सिलेक्शन मैक्सिमम होना चाहिए उनमें से। और वही बच्चे अपने साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं, सिलेक्शन होगा नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिलेक्शन इतना कुछ करवाया है यार आपको, इतना बढ़िया पढ़ाया है आपको। ठीक है, आपको पता भी है, और जो रेगुलर जुड़े हैं उनको पता है, नए नए आते हैं उनको नहीं पता होता। ठीक है, वो एक बार देखिए भी क्या क्या पढ़ाया हुआ है। 2 पोल के आवृत्ति कितनी होती है, अब की बार थोड़ा सा सही से समझा देता हूँ। एन बराबर क्या होता है 120 एफ बटे में पी। ठीक है ना, तो इसने पूछी है फ्रिक्वेंसी, तो आप इसको क्या करोगे, पी को इधर लेके जाओगे। ठीक है ना, पी को इधर लेके जाओगे और 120 नीचे आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 120। ठीक है, ऊपर में क्या आ जाएगा एन यानी स्पीड कितनी है, ठीक है ना, गुणा में पोल कितने हैं, पी यानी 2 हैं, बराबर है एफ के आ जाएगा। तो काट लो पीट लो, 2 6 12 6 5 30, तो आ जाएगा 50 हर्ट्ज। और ये फार्मूला आपको पक्का याद होना चाहिए भैया, नहीं याद होता तो फिर बहुत क्वेश्चन करवाए हैं मैंने। ठीक है ना, मोटर का खात्मा किया है एक चैप्टर के अंदर, पूरे सारे क्वेश्चन मोटर के करवाए, अल्टरनेटर के करवाए हैं, तो वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, एक एक को सॉल्यूशन करवाया। सेलिएंट पोल टाइप रोटर होते हैं, टेढ़े शाफ्ट वाले, व्यास में छोटे होते हैं, अक्षीय लंबाई में बड़े होते हैं, व्यास में बड़े और अक्षीय लंबाई में छोटे होते हैं। देखो सेलिएंट पोल जो होता है ना, सेलिएंट पोल यानी हमने एक बताया था भी, एक चकड़ा और बेलन, एक बेलनाकार होता है, सेलिएंट चकड़े जैसा होता है। तो चकड़ा क्या होता है भाई, रोटी बनाने जिस पे रोटी बेलते हैं वो बड़ा होता है। ठीक है ना, तो वो बड़ा होता है, उसका आकार क्या होता है, व्यास में बड़ा होता है, और अक्षीय लंबाई क्या होती है उसकी, कम होती है। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, व्यास में बड़े होते हैं, अक्षीय लंबाई में छोटे होते हैं। बेलनाकार अक्षीय लंबाई में बड़े होते हैं और व्यास में छोटे होते हैं, उल्टा हो जाएगा इसका, बेलनाकार की बात करें तो। मैं ना तो ना, कैसा विद्युत वाहक बल ईएमएफ पैदा होगा अगर कोई कुंडली चुंबकीय फ्लक्स का समकोण प्रच्छेदन करे, यानी अगर किसी चुंबकीय फ्लक्स के परपेंडिकुलर हो, ठीक है कुंडली, तो कैसा होगा, यानी 90 डिग्री का। ठीक है, और साइन थीटा 90 डिग्री जब हो जाता है तो आपको पता है मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम बी एल वी साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री पे क्या होगा, मान मैक्सिमम होगा। इस फार्मूले से निकालते हैं आप, ई एम एफ बराबर बी एल वी साइन थीटा। ठीक है ना, तो साइन थीटा यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री की मैक्सिमम वैल्यू होती है। अगर समांतर है तो 0 डिग्री, 0 ईएमएफ पैदा होगा। कैसे घूर्णन गति पर कार्य करने योग्य है वाष्प टरबाइन चलित अल्टरनेटर, वाष्प टरबाइन चलित अल्टरनेटर बनता है, यानी घूर्णन गति पर कार्य। देखो निम्न गति के लिए तो हम बनाते हैं हाइड्रो वाला, ठीक है ना, किसका, हाइड्रो। और उच्च के लिए वाष्प जो होता है हमारा स्टीम टरबाइन ऑपरेटेड अल्टरनेटर जो होता है वो कैसे बनता है, तो उच्च गति के लिए हम बनाते हैं। चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करते हैं, वो भी हम क्या करते हैं, बेलनाकार प्रकार का रोटर प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, और हाइड्रो पावर प्लांट में हम सेलिएंट प्रकार का प्रयोग करते हैं निम्न गति के लिए। और कोयले वाला जो है आपका तापीय संयंत्र है, उसके अंदर भी हम किसका प्रयोग करते हैं, बेलनाकार का। निम्नलिखित किन बातों पर अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति निर्भर करती है, घूर्णन की गति। देखो आवृत्ति किस पे निर्भर करती है, एफ बराबर पी एन बटे 120 पे निर्भर करती है। ठीक है, तो
किस पे? पोल और गति पे निर्भर करती है। तो गति के समानुपाती होती है। केवल घूर्णन गति पर केवल नहीं करती, पोल की संख्या और घूर्णन गति दोनों पर निर्भर करती है। निम्न में से कौन सा अल्टरनेटर की रेटिंग दर्शाता है? अल्टरनेटर की रेटिंग हम केवीए में लेते हैं। किस में लेते हैं? केवीए में लेते हैं। किस में? केवीए, किलो वोल्ट एम्पियर। एसी वाला फंडा है उसकी हम, जैसे अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, इन्वर्टर, इनकी रेटिंग हम किस में लेते हैं? केवीए में लेते हैं। और आपकी जो क्या होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ये लगे होते हैं बस बार, इनकी भी हम एमवीए में लेते हैं। ठीक है ना। प्राइम मूवर की गति, घूर्णन गति को समायोजित रखना पड़ता है ताकि अल्टर का आउटपुट नियत रहे। घूर्णन गति है ना, उसको वेरिएबल रखना पड़ता है ताकि अल्टरनेटर की आउटपुट नियत रहे। कौन सी आउटपुट? वोल्टेज नियत रहे, फ्रिक्वेंसी रहे, करंट रहे, शक्ति गुणांक रहे। तो आपको एक बात याद रहनी चाहिए, गति पे निर्भर कौन करती है? फ्रिक्वेंसी। पोल और गति पे निर्भर कौन करती है? फ्रिक्वेंसी। तो गति को नियत रखने का काम यही होता है भी फ्रिक्वेंसी को आउटपुट नियत रहे, यानी उसके अंदर ज़्यादा बदलाव न आए। निम्न में से कौन सा अल्टरनेटर की मौलिक आवश्यकताएं हैं? चुंबकीय क्षेत्र होता है, आर्मेचर होता है, स्लिप रिंग तथा ब्रश, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या आएगा? स्लिप रिंग भी होते हैं इसके अंदर। क्या होते हैं? स्लिप रिंग, क्योंकि हमें डीसी सप्लाई रोटर को प्रदान करती है स्लिप रिंग, और स्लिप रिंग के ऊपर ब्रश लगे होते हैं। ठीक है, घिसने वाले हैं। ठीक है, जो आउटपुट को इनपुट में देने का काम करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र तो होगा ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड के बिना तो ईएमएफ भी पैदा नहीं होगा। और आर्मेचर हो गया। सत्याकथन कौन सा है? आर्मेचर कॉइल स्टेटर में स्थापित की जाती है। आर्मेचर कॉइल स्टेटर में स्थापित की जाती है, बिल्कुल सही है। बात अल्टरनेटर की हो रही है, तो अल्टरनेटर के आर्मेचर में डीसी धारा होती है। बात हो गई गलत। ठीक है ना। कौन सी होती है? आर्मेचर में एसी होती है, रोटर में डीसी होती है। तो आर्मेचर कॉइल स्टेटर पे स्थापित की जाती है जिसमें एसी सप्लाई होती है। रोटर जो है शाफ्ट पे स्थापित किया जाता है जिसके अंदर डीसी सप्लाई होती है। क्यों एसी मशीन का स्टेटर कोर सिलिकॉन स्टील से लेमिनेटेड चादर का बनाया जाता है? यानी सिलिकॉन स्टील के लेमिनेशन करके क्यों बनाया जाता है? तो एडी करंट हानि कम करने के लिए, और सिलिकॉन का बनाया जाता है आपका हिस्टेरिसिस लॉस कम करने के लिए, यानी लोहा क्षति कम करने के लिए। टोटल हो जाएगा आयरन लॉसेज कम करने के लिए। निम्नलिखित किस सूत्र द्वारा अल्टरनेटर में ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी ज्ञात करते हैं? तो F बराबर PN/120, F बराबर PN/120। अभी थोड़ी देर पहले ही आया। अगला है, निम्नलिखित किस कारण से अल्टरनेटिंग रोटेटिंग फील्ड प्रयोग होता है? किस कारण से अल्टरनेटर में रोटेटिंग फील्ड प्रयोग होता है? दो स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है। आर्मेचर जो है स्लाइडिंग युक्ति नहीं होने के कारण स्पार्किंग नहीं होती और मशीन की दक्ष यानी उच्च दक्षता वाली बन जाती है, ये भी सही है। स्टेटर में अधिक चालक स्थापित किए जा सकते हैं, हाँ, तथा आर्मेचर वाइंडिंग टूटने का खतरा नहीं होता क्योंकि स्टेटर पे है तो आर्मेचर वाइंडिंग टूटने का खतरा कम हो जाता है। ठीक, क्योंकि स्टेटर स्थिर भाग होता है। तो उपरोक्त है सभी आंसर आ जाएगा आपका। निम्नलिखित में कौन सा उपाय हंटिंग या फेज स्वीविंग दोष के निवारण के लिए किया जाता है? देखो, हंटिंग आपका सिंक्रोनस मशीन का एक दोष है। हंटिंग अगर पूछ ले किस मशीन का? सिंक्रोनस। अल्टरनेटर किस प्रकार की मशीन है? सिंक्रोनस मशीन है। ठीक है। फेज स्विंगिंग दोष के निवारण के लिए या निम्न गति से अल्टरनेटर को चलाते हैं तब होगा। रोटर के पोल में डैम्पर वाइंडिंग स्थापित करते हैं। निवारण की बात कर रहा है ये। देखो, बात किसकी हो रही है? निवारण की। तो निवारण के लिए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? रोटर पोल पर डैम्पिंग वाइंडिंग स्थापित करके क्या किया जाता है? फेज स्विमिंग, ठीक है, या हंटिंग दोष को दूर करते हैं। क्या होगा अगर 3 फेज अल्टरनेटर का फेज क्रम बिगड़ जाए? अगर फेज सीक्वेंस बिगड़ जाता है तो 3 फेज अल्टरनेटर के साथ क्या होगा? ठीक है, वही होगा जो मंजूरी खुदा होगा। ठीक है, अधिक ईएमएफ प्राप्त होगा नहीं, कम चाल प्राप्त होगी नहीं, कम ईएमएफ प्राप्त होगी। फेज आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। फेज क्या हो जाते हैं? शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। अल्टरनेटर का फेज अनुक्रम कौन सा होता है? तो RYB, रेड येलो ब्लू। अल्टरनेटर के लिए सही सूत्र कौन सा है इनमें से? सही सूत्र डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो होता है वो क्या होता है?
ये नहीं होता। पिच फैक्टर के पी कोस अल्फा बटे 2 ए बी दोनों साइन एन बी बटे 2 एन साइन बी बटे 2। तो हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ये भी सही है, ठीक है, और पिच फैक्टर ये भी सही है। पिच फैक्टर ये होता है कोस ए बटे 2, तो ए बी दोनों सही है। अगला है, किस सूत्र का प्रयोग अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल की गणना के लिए किया जाता है? ठीक है, किस का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा आता है भी एवरेज जो ईएमएफ उत्पन्न होती है वो होती है 4.445 FT। टी का मतलब टर्न हो गया, KP KD। तो ये आंसर सही हो जाएगा आपका। बात एवरेज की हो रही है, ठीक है, बात किसकी हो रही है? एवरेज की हो रही है। तो क्या कारण है कि जल विद्युत अल्टरनेटर के तुलना में टर्बो अल्टरनेटर के रोटर का व्यास छोटा होता है? टर्बो मतलब वाष्प से चलित है, उसका अल्टरनेटर का व्यास क्या होता है? छोटा होता है, क्योंकि वो स्पीड ज़्यादा होती है। उसकी स्पीड ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, उसमें क्षतियाँ भी कम होती है, शोर भी कम करेगा, ठीक है ना, एयर गैप की कम होता है, एयर गैप कम होता है। दूसरा क्या होता है, रिलक्टेंस भी कम होता है, जिसके कारण फ्लक्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद में टर्बो अल्टरनेटर जो होता है बेलनाकार अल्टरनेटर होता है, ठीक है, बेलनाकार अल्टरनेटर होता है, तो उसकी स्पीड क्या होती है? हाई होती है, तो उच्च घूर्णन गति का कार्य करता है, छोटा व्यास रखा जाता है। तो पहला ही आंसर आ जाएगा, उच्च घूर्णन गति पर कार्य करता है, ठीक है। ज़्यादा शोर कौन सा करता है? जल वाला करता है, ठीक है ना, हाइड्रो। और पोल की संख्या भी सीलिएंट प्रकार में होती है। तो बाकी तीनों किसके लिए दिए हुए हैं? सेलिएंट प्रकार के लिए और बेलनाकार के लिए। एक ये पहला, उसकी गति क्या होती है? उच्च होती है। किस प्रकार अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करते हैं? तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? नो लोड वोल्टेज माइनस में फुल लोड वोल्टेज बटे में आपका फुल लोड वोल्टेज और गुणा में 100, ठीक है ना। तो ये सा ऑप्शन नो लोड माइनस में फुल लोड बटे में फुल लोड, ये हो गया ए ऑप्शन आ जाएगा इसका। निम्नलिखित किन कथनों पर, किन तथ्यों पर अल्टरनेटर पावर फैक्टर निर्भर करता है? अल्टरनेटर का पावर फैक्टर किस पे निर्भर करता है? तो अल्टरनेटर का पावर फैक्टर लोड पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? लोड पर निर्भर करता है, आउटपुट के संयोजित लोड पर निर्भर करता है। हाइड्रोजन कूलिंग का उपयोग किया जाता है सिंक्रोनस मोटर में, बड़े अल्टरनेटर में, डायनेमो में। हाइड्रोजन कूलिंग बहुत ज़्यादा उच्च दक्षता वाले अल्टरनेटर होते हैं, उनके अंदर प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन कूलिंग का प्रयोग। अल्टरनेटर किस पावर फैक्टर पर कार्य करते हैं? तो अल्टरनेटर किस पावर फैक्टर पर कार्य करें कि उसे अत्यधिक उत्तेजित कहा जाए, ठीक है, ओवर एक्साइटेड कहा जाए। तो ओवर एक्साइटेड जब होता है ना, तो अल्टरनेटर किस पे काम करता है? तीन बात बताता हूँ मैं आपको। अल्टरनेटर है ना, ओवर एक्साइटेड है तो वो किस पे काम करेगा? लैगिंग पे, ठीक है। और अगर ये सामान्य एक्साइटेड है तो किस पे काम करेगा? सामान्य पे तो नॉर्मल करेगा, ठीक है ना, इकाई पावर फैक्टर पे। अगर अंडर एक्साइटेड है तो वो क्या करेगा? लीडिंग पे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कार्य करते ओवर एक्साइटेड कहा जाता है, अत्यधिक ओवर आगे बढ़ते हुए पावर फैक्टर पे, ठीक है। इनमें से किस अल्टरनेटर द्वारा जनित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है? विद्युत वाहक किस पे निर्भर करता है? अल्टरनेटर द्वारा जनित का मतलब हो गया उत्पन्न, ठीक है ना, बल निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? कोयल स्पान गुणांक पे, यानी कोयल पिच जिसको बोलते हैं आप, कोयल स्पान फैक्टर, उस पर निर्भर करता है। बोले जी बात है, तो आपकी पते की ये बात है, सही है, ठीक है ना। प्रति पोल फ्लक्स कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। ये सर विस्तार गुणांक, ठीक है ना, तो उस पर भी निर्भर करता है। उपरोक्त सभी आंसर आ जाएगा। यदि किसी अल्टरनेटर की गति 1500 आरपीएम है और 3000 आरपीएम में परिवर्तित हो जाए, यानी दुगनी गति कर दी इसने, तो विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? तो जितनी गति बढ़ाएंगे उतना ही बढ़ जाएगा, यानी दुगनी करने पर दुगना हो जाएगा।
कौन से अल्टरनेटर में होने वाली क्षति है? तो ताम्र भी, लोहे भी और यांत्रिक क्षतियाँ, तीनों प्रकार की क्षतियाँ आपको गतिज मशीन के अंदर मिलती है। तो वो चाहे आपकी अल्टरनेटर हो चाहे जनरेटर हो, ठीक है ना। तो ताम्र क्षति यानी कॉपर लॉसेज, आयरन लॉसेज, मैकेनिकल लॉसेज, सब इनमें से सभी प्रकार के लॉसेज आपको अल्टरनेटर में देखने को मिलते हैं। किस शर्त पर दो अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजेशन निर्भर करता है? किन दो शर्त पे? दोनों अल्टर का फेज क्रम एक ही होना चाहिए, बात है सही है, ठीक है। फेज क्रम एक ही होना चाहिए, फेज सीक्वेंस क्या हो जाना चाहिए? सेम होना चाहिए। टर्मिनल वोल्टेज समान होनी चाहिए, दोनों अल्टरनेटर के टर्मिनल वोल्टेज भी समान होने चाहिए और दोनों की फ्रीक्वेंसी भी समान होनी चाहिए। आंसर आ जाएगा तीनों शर्तें पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है ना। तीनों शर्तें क्या होनी चाहिए? पूर्ण होनी चाहिए। तीनों शर्तें होगी यानी फेज इन सीक्वेंस सेम होना चाहिए, वोल्टेज सेम होनी चाहिए, टर्मिनल वोल्टेज सेम होनी चाहिए और फ्रीक्वेंसी भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अल्टरनेटर की दक्षता सेम होनी जरूरी नहीं होती। क्या करें जिससे कि दो तुल्यकालिक अल्टरनेटर में एक का लोड दूसरे पर शिफ्ट कर जाए? भी क्या करें जिससे दो तुल्यकालीन यानी दो सिंक्रोनाइजेशन करके समांतर क्रम में लगाए गए, सब पैरेलल ऑपरेशन किया गया उनका, ठीक है। और वो अल्टरनेटर है भी एक का लोड दूसरे पर शिफ्ट करना है, ठीक है। एक का लोड दूसरे पे शिफ्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनकमिंग मशीन को प्राइम मूवर की फ्यूल सप्लाई बढ़ाई जाती है, रनिंग मशीन को प्राइम मूवर की फ्यूल सप्लाई बढ़ाई जाती है, इनकमिंग मशीन को प्राइम मूवर की फ्यूल सप्लाई घटाई जाती है, रनिंग मशीन की फ्यूल सप्लाई बंद कर दी जाती है। देखो, एक होती है इनकमिंग मशीन और एक होती है रनिंग मशीन, यानी पहले से जो अल्टरनेटर चल रहा है उसे रनिंग कहते हैं और बाद में जो लगाया जाता है अल्टरनेटर जोड़ा जाता है उसे इनकमिंग कहते हैं। तो इनकमिंग की फ्यूल सप्लाई अगर आप बढ़ा दोगे तो वो तेज़ी से चलने लगेगा, तब क्या होगा? एक अल्टरनेटर को हटा के दूसरे पे हम क्या कर देंगे? लोड शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि गति बढ़ाने से आपको भी पता है वोल्टेज उत्पादन बढ़ता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इनकमिंग मशीन जो है यानी जो बाद में मशीन लगाई जाती है, इन मशीन यानी अल्टरनेटर, ठीक है ना। तो उसकी अगर फ्यूल सप्लाई बढ़ा दी जाए तो वो तेज़ी से घूमने लगेगा और तेज़ी से घूमने पर वो ज़्यादा वोल्टेज उत्पन्न करेगा। टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा जब अल्टरनेटर का लोड हटा दिया जाए? तो लोड हटाने पर टर्मिनल वोल्टेज बढ़ती है और लोड बढ़ाने पर घटती है। टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है? लोड बढ़ाने पर घटती है, लोड कम करने पर बढ़ती है। किस शर्त पर दो अल्टरनेटर समांतर क्रम में प्रचालित हो सकते हैं? फेज अनुक्रम समान होना चाहिए, आवृत्ति समान होनी चाहिए, वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज समान होनी चाहिए, यानी उपरोक्त तीनों आंसर सही है। किस कारण से अल्टरनेटर समांतर क्रम में चलाए जा सकते हैं? जब आवश्यकता हो और अतिरिक्त इकाई लगाना आसान होता है। अच्छा भाई, क्या है? जब आवश्यकता हो, हमें जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम क्या कर देते हैं भी, अलग से सप्लाई जोड़ने का, जब काम ज़्यादा सप्लाई लेनी है हमें तो एक नई अल्टरनेटर को हमें उस लाइन में जोड़ना है तो हम तुल्यकालीकरण करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आवश्यकता है। सप्लाई की स्थिरता बनाए रखने के लिए, सप्लाई जो है ज़्यादा उतार चढ़ाव ना, इसको बनाए रखने के लिए, लोड को सहन करने के लिए, मरम्मत करने के लिए, सुविधाजनक, मितव्ययी का मतलब होता है बहुत कम खर्चीला होता है, ठीक है। तो उपरोक्त तीनों सही है। समांतर में चल रहे दो अल्टरनेटर एक को हटाना हो तो क्या करेंगे? एक अल्टरनेटर का दूसरे अल्टरनेटर पर तब्दील करके लोड दूसरे पर और बाद ही दूसरा अल्टरनेटर डिस्कनेक्ट करना चाहिए। तो क्वेश्चन का आंसर पहला ही हो जाएगा, बाकी तो अल्टरनेटर कुछ नहीं है, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। यानी एक अल्टरनेटर को जब हटाना हो तो पहले क्या करना चाहिए? दूसरे अल्टरनेटर पे लोड सारा का सारा शिफ्ट करना चाहिए, तब पहले अल्टरनेटर को हटाना चाहिए। जब दो अल्टरनेटर समांतर क्रम में चल रहे हो, 43 नंबर क्वेश्चन है, जब दो अल्टरनेटर समांतर क्रम में चल रहे हो तो यदि एक अल्टरनेटर प्राइम मूवर डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो अल्टरनेटर, ठीक है, अगर ये कह रहा है भी एक अल्टरनेटर का प्राइम मूवर डिस्कनेक्ट किया गया है तो अल्टरनेटर में सप्लाई आएगी, अल्टरनेटर में दूसरी तरफ से सप्लाई आएगी और वह किसकी तरह काम करना शुरू कर देगा? सिंक्रोनस मोटर की तरह चलना शुरू कर देता है। एक एक बात करवाई गई है यार, ठीक है ना।
अल्टरनेटर में फील्ड वाइंडिंग कहाँ प्रयोग की जाती है? तो अल्टरनेटर में फील्ड वाइंडिंग रोटर में, स्टेटर में, दोनों में। तो आप कहोगे जी फील्ड वाइंडिंग रोटर में दी जाती है, आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर में दी जाती है। किस प्रकार का रोटर अधिक शोर प्रदान करता है? तो सैलिएंट प्रकार का रोटर ज़्यादा शोर प्रदान करता है, क्योंकि एयर गैप ज़्यादा होने के कारण रिलक्टेंस ज़्यादा होता है उसमें, और उसके कारण वो क्या है, बहुत ज़्यादा आवाज़ पैदा करता है। बेलनाकार में एयर गैप कम होता है, रिलक्टेंस भी कम होता है, ठीक है ना। और रिलक्टेंस कम होता है तो आपको पता है जो आपका चुंबकीय करंट है उसकी मात्रा कम हो जाती है, और शोर भी क्या करेगा, कम करेगा। 3 फेज अल्टरनेटर की वाइंडिंग एक दूसरे से कितने कोण पर कनेक्ट होती है? तो 120 डिग्री पे। कितने पे होती है? 120 डिग्री पे। 3 वाइंडिंग के एक सिरे को जोड़कर कैसा कनेक्शन बनाया जाता है? तो एक सिरे से जोड़कर कैसा कनेक्शन? तो स्टार कनेक्शन बनेगा। एक सिरे से जोड़कर स्टार कनेक्शन बनता है। तीन वाइंडिंग के एक सिरे को जोड़कर स्टार कनेक्शन ही बनेगा, ठीक है। पिच फैक्टर का मात्रक क्या होता है? पिच फैक्टर का मात्रक क्या होता है? फैक्टर है, फैक्टर का क्या होता है यार? फैक्टर का कोई मात्रक ही नहीं होता, ये तो एक अनुपात होता है, तो कोई मात्रक नहीं होता। वह गुणक जिसके उत्पन्न विद्युत वाहक बल की गुणा करके सही विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जाता है कहलाता है। यानी कौन सा फैक्टर है जिससे उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ को गुणा करके सही विद्युत वाहक प्राप्त किया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं केडी यानी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मान सदैव होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का फैक्टर का मान इकाई से कम होता है, हमेशा क्या होता है? 1 से कम होता है। अल्टरनेटर के तुल्यकालीकरण में अल्टरनेटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। पैरेलल ऑपरेशन भी बोल देते हैं ना इसको। किस अल्टरनेटर में पूर्ण लोड अवस्था से शून्य लोड तक होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? तो पूर्ण लोड से शून्य लोड तक होने वाला परिवर्तन वोल्टेज में वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। अल्टरनेटर बुश जो होते हैं निम्नलिखित पर आरोहित होते हैं, तो अल्टरनेटर के बुश जो होते हैं यानी ब्रश जो होते हैं, बुश नहीं ब्रश जो होते हैं वो किस पर लगे होते हैं? तो वो स्लिप रिंग पे लगे होते हैं। किस पे लगे होते हैं? स्लिप रिंग पे लगे होते हैं। अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से बनता है, तो चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा बनता है? स्टेटर, रोटर, आर्मेचर। तो किसके द्वारा बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण जो है वो रोटर करता है, और रोटर के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को जब आर्मेचर की कोयल के द्वारा काटा जाता है, यानी स्टेटर पे जो वाइंडिंग है वो काटती है, तो ईएमएफ पैदा होता है। और ये कहता है चुंबकीय प्रेरण का नियम। किसका? फैराडे का। अगला क्वेश्चन है, किसी अल्टरनेटर की ईएमएफ बढ़ानी है तो गति बढ़ा दो भैया। क्या कर देंगे? ठीक है, फील्ड रेगुलेट करके फ्लक्स बढ़ा दो, ये बात भी सही है। इंडक्टर लगाकर नहीं, कैपेसिटर लगाकर नहीं, वोल्टेज कम करके, तो ये तो मतलब ही नहीं। तो आपको क्या कहना है? या तो गति बढ़ानी पड़ेगी, या फील्ड को रेगुलेट करके फ्लक्स को बढ़ाने पर भी वोल्टेज बढ़ जाती है, क्योंकि फ्लक्स के क्या होता है? ये समानुपाती होता है। बेलनाकार ध्रुव पारूपी रोटर का प्रयोग किस गति के प्रत्यावर्तकों में किया जाता है? तो बेलनाकार ध्रुव पारूपी रोटर का उपयोग कितनी गति के लिए किया जाता है? तो बेलनाकार रोटर का प्रयोग 1500 से लेकर 3000 तक, और 300 से लेकर 1000 तक, या ठीक है ना 375 से लेकर 1000 तक किसका किया जाता है? आपका सैलिएंट पोल का। प्रत्यावर्तक में अस्थिर हानि जो होती है किस प्रकार लगाया जाता है? तो लोहे हानियां हैं। अस्थिर हानि तो ताम्र हानियां होती है क्या? नहीं, स्थिर हानि, अस्थिर हानि कौन सी है? ताम्र हानियां होती है। तो अस्थिर हानि कौन सी है? ताम्र हानि। नहीं, ऑप्शन ही गलत है भाई, या तो इसमें स्थिर हानि देना चाहिए था, तब हमारा आंसर आ जाता। लोहे हानि और यांत्रिक हानि को हम स्थिर हानि कहते हैं। विंडेज हानि है जो है, ठीक है ना, इनको मिलाया जाए तो लोहे हानि प्लस इसको स्ट्रे भी कहते हैं, तो वहाँ पर ये हो जाता है। तो ताम्र हानि होता है इसका, है ना, लेकिन ऑप्शन ही गलत है। बड़े प्रत्यावर्तकों में शीतलन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? बड़े प्रत्यावर्तक जो है
यानी बड़े अल्टरनेटर है उसमें शीतलक के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बड़े के अंदर या तो हाइड्रोजन कूलिंग का प्रयोग किया जाता है या आपका वायु वाहिनियों का, एयर कंडीशनर मतलब नहीं, पंखा कूलर का नहीं। तो आपको आंसर आएगा एयर डक्ट जो होती है। डक्ट का मतलब होता है छोटी छोटी नलिकाओं का प्रयोग किया जाता है, जो हवा को अपने उसमें देकर अल्टरनेटर जो है उसका आर्मेचर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। घूर्णन प्रत्यावर्तक आर्मेचर में एसी कहाँ से मिलती है? तो एसी स्टेटर से मिलती है। कहाँ में लिखा है? स्टेटर में, जो आर्मेचर की वाइंडिंग से हमें एसी प्राप्त होती है। प्रत्यावर्तक जो है का प्रचालन सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? तो एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, प्रति एसी स्थायीकारी, ये क्या हो गया? स्थायीकारी। तो हमारा आंसर सीधा सीधा स्पष्ट है। किसके समान होता है? किसके समान होता है? तो समान सीधा सीधा होता है डीसी जनरेटर के, ठीक है ना, डीसी जनरेटर के। बड़े टर्बो जनरेटर साधारण किस प्रकार की टरबाइन से संचालित? बड़े टर्बो किससे संचालित होते हैं? बड़े टर्बो जनरेटर जो होते हैं यानी वाष्प वाले जनरेटर, वो किससे संचालित होते हैं? तो आपका आंसर आएगा भाप टरबाइन से, स्टीम टरबाइन से, ठीक है। प्रत्यावर्तक का शक्ति गुणांक किस पैरामीटर पर निर्भर करता है? प्रत्यावर्तक का शक्ति गुणांक लोड पे निर्भर करता है। याद रखना, किस पे निर्भर करता है? लोड पे। दो अल्टरनेटर एग्जैक्टली सिक्रोनाइज्ड है, तो में चल रहे हैं, तो तंत्र की तुल्यकालीन शक्ति क्या होगी? अच्छा, सिक्रोनाइजेशन पावर जो है वो क्या होगी? तब आपका आंसर आएगा सिक्रोनाइजेशन पावर जो होगी वो 0 होगी, ठीक है। सही से सिक्रोनाइजिंग कर दी जाए तो पावर 0 दिखाएगा। अल्टरनेटर के घूर्णक में होता है, घूर्णक का मतलब रोटर, ठीक है। तो रोटर में कितने स्लिप रिंग होते हैं? 2 स्लिप रिंग होते हैं। रोटर से कितने स्लिप रिंग जुड़े होते हैं? 2। एक डायनेमो विद्युत उत्पादक का एक स्रोत माना जाता है, या वास्तव में स्रोत है? तो किसका स्रोत माना जाता है? डायनेमो, ठीक है ना। डायनेमो एक जनरेटर है जो विद्युत को उत्पादन करता है, एक स्रोत माना जाता है। तो ये विद्युत किसका स्रोत होता है? तो ये आपका विद्युत चुंबक का, आवेश का, तो विद्युत प्रेरक बल का, विद्युत वाहक बल का, ईएमएफ का। डायनेमो छोटा डीसी जनरेटर होता है ना, परमानेंट मैग्नेट वाला। तिरोगति प्रत्यावर्ती में आमतौर पर होता है। तिरोगति यानी बहुत ज़्यादा गति वाले अल्टरनेटर में क्या होता है? तो बेलना प्रकार रोटर होता है। किस प्रकार का? बेलनाकार रोटर होता है। क्या होता है? बेलनाकार रोटर होता है। यदि एक 1500 आरपीएम पर चला रहा 4 ध्रुवीय 4 पोल वाला, स्पीड 1500 आरपीएम, ठीक है, और जो कि 5% स्लिप चलने के लिए भारित है, तो मोटर की गति क्या होगी? ठीक है, तो मोटर की गति क्या होगी? 5% स्लिप पे 4 ध्रुवीय तुल्यकालिक जनरेटर एक 6 ध्रुवीय प्रेरण मोटर की पारिषित करता है और 5% स्लिप पर चलने के लिए भारित है, ठीक है। तो स्पीड ये यहाँ से निकाल लो आप यार, NS बराबर होता है 120 F/P। स्लिप 5% है। रुक जाओ। स्लिप कितनी है? 5% है। तो स्लिप से ही ज्ञात करते हैं अपन पहले। तो स्लिप कितनी है? 5% है। तो स्लिप 5 हो गया, तो 1500 गुणा में 5% कितना होता है इसका? 15×5 = 75, 700, ठीक है ना। 5% हो गया 75। 4 ध्रुव वाला है और 6 ध्रुवीय प्रेरण मोटर को पोषित करता है, तो गति 5% भारी, तो मोटर की गति क्या होगी? पोषित, ये क्वेश्चन का आंसर बाद में ही देंगे भैया, ठीक है ना।
कहना क्या चाह रहा है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो 67 नंबर चलाया जा रहा है। 4 ध्रुवीय तुल्यकाली गति जनित्र एक 6 ध्रुवीय प्रेरण मोटर को पोषित करता है, तो जो 5% स्लिप चलने के लिए भारित है मोटर की गति होगी। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में दे दीजिएगा। ठीक है, और देख के देखेंगे इसको क्या आंसर आना चाहिए इसका, इंग्लिश में देखना पड़ेगा ना। जब एक प्रत्यावर्तक की चाल को 3600 आरपीएम से 1800 आरपीएम तक बदल दिया जाए तो उत्पन्न विद्युत वाहक आधा हो जाएगा। चाल आदि, विद्युत वाहक बल आधा। शीतलन की क्रिया सबसे कम घर्षण हानि उत्पन्न करने वाला शीतलक है। सबसे कम घर्षण हानि उत्पन्न करने वाला शीतलक है। यानी शीतलन की क्रिया जब हम करते हैं, यानी कूलिंग की प्रोसेस के अंदर ऐसा सिस्टम जो सबसे कम फ्रिक्शन, यानी कम से कम फ्रिक्शन पैदा करे, ठीक है ना, वो शीतलक कौन सा होता है? तो ऐसे शीतलक हाइड्रोजन प्रकार के होते हैं। इसीलिए हम बहुत ज़्यादा क्षमता वाले अल्टरनेटर जो है उसके अंदर हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। उत्पादन केंद्रों द्वारा अल्टरनेटर की स्पीड को नियंत्रित किया जाता है। उत्पादन केंद्र के अंदर किसके द्वारा? संधारित्र द्वारा स्पीड को नियंत्रित किया जाता है। थायरिस्टर द्वारा किया जाता है, गवर्नर द्वारा किया जाता है, आइसोलेटर द्वारा किया जाता है। तो थायरिस्टर ये तो कोई मतलब नहीं, तो गवर्नर द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नर के द्वारा इसको किया जाता है, स्पीड नियंत्रण। तो आज के इतने क्वेश्चन थे, स्पीड से किए हैं, जितना भी हो सके बहुत बढ़िया तरीके से किए हैं। अगर अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट जरूर करना और प्यार आपका बनाए रखना। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, जल्द से जल्द आपको एक प्यारी सी नौकरी दे। टाइम बिल्कुल ख़राब नहीं करते हम, ठीक है ना। आपका टाइम बहुत कीमती है और कीमती टाइम है तो उसको बचा के रखा जाता है। तो एक्स्ट्रा बातें ना करके हम ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार का आपको नाम दिया गया है थंबनेल के ऊपर वैसी आपको मिलेगी। यानी ऊंची दुकान फीका पकवान वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे जो आपको बताया जाता है वही करवाया जाता है। ये नहीं है भी थंबनेल पे कुछ और लिखा जाता है, ठीक है, और अंदर कुछ और ही मिलता है व्यू बढ़ाने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है भी, हमें चाहिए रियल बच्चे। तो प्यार बना रहे आपका और रियलिटी आपकी बनी रहे, रेगुलरिटी बनी रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। यानी ये क्रैश कोर्स की तरह, यानी सुपर फास्ट क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको। अभी तो हो गए हैं, थोड़े चैप्टर रहे हैं आपके, यानी आपने 70-75% आपका सिलेबस हो गया। क्रैश कोर्स के हिसाब से क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन आपको हो जाएंगे। बेसिक क्वेश्चन आ गया, मान लो 50% तो लगभग कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, तो बेसिक तो आपके 50% इसके अंदर से कवर हो ही जाएंगे। हाई लेवल के करने हैं तो फिर दूसरी पड़ी है, एक निम्मी की प्लेलिस्ट पड़ी है, उसमें जाके देख लिए। और ही हाई लेवल के करने हैं तो और भी क्वेश्चन करवाए गए हैं। और ही हाई लेवल के करने हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बैच बनाया गया, जिसके अंदर आपको 5000 क्वेश्चन करवाए गए हैं, जो आए हुए क्वेश्चन है और उनको बहुत बढ़िया तरीके से रगड़ा गया है। एक क्वेश्चन पे 10-10, 15-15 मिनट लगाई गई है, जिसके अंदर उससे बनने वाले रिलेटेड क्वेश्चन, यानी चाहे 10 क्वेश्चन उस क्वेश्चन से रिलेटेड बनते हैं, 15 क्वेश्चन उस क्वेश्चन से रिलेटेड बनते हैं, तो सारा कुछ उसमें करवाया गया है। तो वो तो अलग ही है, ठीक है ना। बाकी सारा कुछ आपको करवा दिया गया है। धीरे धीरे बस आपकी तैयारी रहे, कंटिन्यू बने रहो आप। सिलेबस आपका कंप्लीट कब का हो गया है, थ्योरी कंप्लीट हो गई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्रैश कोर्स, ठीक है ना, निम्मी के क्वेश्चन और आपके मिक्स क्वेश्चन, उसके बाद आपका ये क्रैश कोर्स क्वेश्चन, बहुत सिलेबस हो गया भैया। अब आप मतलब इतना आसान लगना लगा होगा आपको, इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी भी ये कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। ये तब लगने लगा जब आपने मेहनत की है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको आते होंगे, अगर आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। तो पढ़िए और मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ एग्ज़ाम होगा और जब भी होगा आपका क्लियर ज़रूर होगा, ठीक है। इतना सोच के पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।